अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग आज स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे ऑफ अ सिस्टम मैकेनिकल वाइब्रेशन। शायद पहले सवाल स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी का पार्ट कवर कर लेते हैं। देखें, स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेटिंग सिस्टम। सिस्टम का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, सही है, ये तो सबको खैर पता होगा। देखें, 3 तरह की स्टेबिलिटी होती है, एक स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल के दरमियान की जो चीज़ होती है ना, वो मार्जिनली स्टेबल है। मतलब वो ना ही अनस्टेबल है और ना ही वो स्टेबल है, सही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो उसका जो रिस्पॉन्स का कर्व होगा वो ना ही ग्रो करेगा और ना ही डीके करेगा, सही है, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला पॉइंट ये मैं बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है हमारी, यानी जो ये वाली इक्वेशन होती है, इसके अंदर एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इक्वल 0 होता है। तो इसके अंदर के जो सारी जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव होना लाजमी है, और सारी की सारी जो है ना वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए। इफ एनी टर्म इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं बनेगा, सही है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ना, ये एक एग्जाम्पल वाली चीज़, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, सही है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, गायब हो गया, सी एस गायब हो गया, मतलब सी की वैल्यू 0 है, यानी सी इक्विवेलेंट डैम्पिंग इक्विवेलेंट जो है वो 0 है। तो डैम्पिंग जब हमारी हट जाती है तो हमारा सिस्टम जो है ना हमेशा मार्जिनली स्टेबल होता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ इमेजनरी रूट्स रह जाते हैं, वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। सही है। ये वाला पॉइंट जो है ना वो रीड आउट कर लेते हैं बस। वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा पॉइंट है ये। क्या बोल रहे हैं कि लीनियर मॉडल के अंदर जब हमें स्टेबिलिटी मालूम करनी होती है, ये इफ द लीनियर मॉडल इज स्टेबल, मतलब जब लीनियर मॉडल का स्टेबल है तो हम उसके ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इनिशियल कंडीशंस, मतलब हम उसके इनिशियल कंडीशन मालूम नहीं कर सकते जब लीनियर मॉडल की बात हो रहा है, लीनियर मॉडल की बात हो रही है। अब मिसाल के तौर पे एक लीनियर मॉडल ले लेते हैं, जैसे ना ये, सही है, इसके अंदर जो है ना वो एक्स डबल डॉट और एक्स, यानी एक्स डबल डॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन है। ये वाला पॉइंट जो है ना थोड़ा सा अजीब सा है वैसे तो इसको ना स्किप करते हैं। सही है, कंफ्यूजिंग है काफ़ी, आगे कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा ये, सही है। तो इस पे देखिए, यहाँ से देखते हैं चीज़, सही, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हमारे पास स्टेबिलिटी की शर्त क्या है कि कोई भी टर्म इनके अंदर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सही है, वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। और क्या कहते हैं, हमारे पास जो है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये देखो, ये रूट्स की जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये हमने इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के अंदर भी पढ़ी है। यहाँ पर ओमेगा एन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जीटा की वैल्यू जब हमें पुट करनी होगी। ये वाला फार्मूला, जब हमारा ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है जब हमारे पास जो है जीटा की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ जाए, तब हम क्या करेंगे, 1 माइनस जीटा स्क्वायर करेंगे, ना कि जीटा स्क्वायर माइनस 1 करें, क्योंकि अंदर अंडर के अंदर नेगेटिव टर्म फंस जाएगी। तो ये सिर्फ ये वाला फार्मूला जो है ना वो अंडर डैम के केस के अलावा है। अगर अंडर डैम का केस होगा तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर करना होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है ना टेबल थोड़ा सा, तो इसका बस मैं एक बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो स्टेबल वाली हैं, और राइट हैंड साइड पे जो है वो अनस्टेबल है। एल एच पी का मतलब है लेफ्ट हैंड प्लेन और आर एच पी का मतलब है राइट हैंड प्लेन, सही है। पहली चीज़ क्या है कि हमारे जितना रूट्स हमारे जो हैं नेगेटिव में नंबर बड़ा होगा, मतलब -30 -40, जो जितना बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब हमारा रिस्पॉन्स उतना जल्दी डीके करेगा, मतलब उतने जल्दी ही स्टेबल हो जाएगा, सही है, सिस्टम हमारा फास्ट होगा, सही है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इफ द रूट्स हैव जीरो रियल पार्ट्स, मतलब उसके कोई रियल पार्ट्स ही नहीं है, मतलब सारे के सारे इमेजनरी पार्ट्स हैं, सही है, इमेजनरी पार्ट्स हैं। तो सिस्टम जो है ना वो जो है ना क्या कहते हैं,
वो रुकेगा ही नहीं। मतलब वो देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है ना इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों है, तो उसका मतलब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट है। तो सिस्टम हमारा क्या कहते हैं, ऊपर नीचे तो होगा मगर जो है एक पॉइंट पे स्टेबल भी हो जाएगा। मगर अगर हमारे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे ना, तो हमारा सिस्टम कभी सेंटर की तरफ, मतलब उसका जो है ये मैग्नीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड, ये कमी नहीं होगा। सही है। और इसी तरह यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इफ द रूट हैव जीरो इमेजिनरी पार्ट द रिस्पॉन्स विल नॉट ऑसिलेट, ये लास्ट का पॉइंट है। दस इन नेचर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारा अनस्टेबल केस है। देखें ये हमारा अनस्टेबल केस है, ये हमारे पास मार्जिनरी स्टेबल केस है। सही है। और ये हमारे पास स्टेबल केस है। सही है। अब ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम का कोई, जाहिर सी बात है सिस्टम के पास नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इमेजिनरी और रियल रूट्स दोनों हैं, मगर कोई एक रियल रूट ऐसा है जो पॉजिटिव हो गया है, तो उसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। तो उसका मतलब क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो ग्रो करेगा, रेजोनेंस का फैक्टर क्रिएट होगा यहाँ पर। ठीक है। सही है। ये इसके दो टाइप्स के ग्राफ बनाए हुए हैं, ये दोनों अनस्टेबल वाले ग्राफ हैं, और ये वाले सारे जो है ना स्टेबल हैं। अच्छा, ये लास्ट का पॉइंट बता देता हूँ, ये वाला ऐसे वाले ग्राफ क्यों बने। ऐसे ग्राफ इस वजह से बने हैं क्योंकि सिस्टम के पास जब हमारे पास जीरो इमेजिनरी पार्ट हो जाए, मतलब सारे के सारे रूट्स जो है ना वो हमारे रियल वाले बन जाए, तब क्या होगा, सिस्टम हमारा रेजोनेट, मतलब वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ही स्लोप बनाएगा, एक तरह का स्लोप, कर्वी स्लोप बनाएगा। और जब हमारे पास ये ट्राइबल सोल्यूशन कब बनेगा, ये ट्राइबल सोल्यूशन को देखते हैं। और जब हमारे पास रियल रूट्स तो आए मगर वो पॉजिटिव आ जाए और इमेजिनरी रूट्स ना आए, तब हमारा जो ये क्या कहते हैं, ये कर्व है ना, ये ग्रो करेगा। सही है। रियल रूट्स पॉजिटिव होंगे तो नेवर डीके, मतलब वो डीके नहीं करेगा और हमेशा अनस्टेबल रहेगा। ये पॉइंट्स हैं। रियल रूट्स नेगेटिव रूट्स होंगे अगर, तो सिस्टम डीके करेगा यानी स्टेबल है। ये केसेस दो में पॉसिबल है, क्रिटिकल और ओवर डैम। सही है। अब आप बोलेंगे अनडैम, अंडर डैम, अनडैम में क्या होगा, तो अनडैम केस का इधर मतलब यही है कि सिस्टम के अंदर कोई ना रियल पार्ट नहीं है और सिस्टम के रूट्स इमेजिनरी हैं। इसका आगे एक सवाल मौजूद है, सही है, वो हम देखेंगे इसको अच्छी तरह। और तो ये अनडैम केस है। सही है। अनडैम केस है ये हमारे पास। तो ये वाला सिस्टम जो है हमारा अनडैम है, और मतलब अनडैम केस के अंदर ही बस ये होता है कि ना, क्या कहते हैं, हमारे पास जो है इमेजिनरी रूट्स होते हैं और कोई रियल रूट नहीं होता। सही है। अच्छा, ये जो ऐसे लाइन वाइज है ना, इसमें पहले हमने हाई फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ी सी लो है, मतलब लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और इसमें हाई है। सही है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा अप डाउन होगा कम टाइम के अंदर। सही है। हाई में ये होगा, लो के अंदर कम होगा। सही है। एक सवाल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक सवाल था। सही है। ये हमारे पास एक सिस्टम था एक। सही है। इसके अंदर हमारे पास ये ना एक सिलेंडर था जो कि जिसका मास भी है। अब जब क्या सीन हो रहा था यहाँ पर, कि जब हम इसको एक मूवमेंट देंगे ना, यानी एक्स की डायरेक्शन में इसको जो मूव कराएंगे, तब ये जो हमारा सिलेंडर है ये मूव भी करेगा। डिस्क है, सॉरी, ये डिस्क जो है हमारी वो रोटेट भी करेगी और एक डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी। जब रोटेट करेगी तो उसका मतलब क्या है, उसने कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है। ठीक है। अब देखते हैं, जब ये इसको हम एट एक्स पोजीशन पे ले जाएंगे, तब हमारे पास डैम्पर हमें क्या बोलेगा, डैम्पर को हम दबा रहे होंगे मतलब, तो डैम्पर बोलेगा मुझे मत दबाओ, तो उसका मतलब वो हमें धक्का दे रहा होगा। और इसी तरह स्प्रिंग जो है वो खींच रहा होगा, तो स्प्रिंग हमें बोलेगा कि मुझे मत खींचो, तो वो अपनी तरफ रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो इस तरह की डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बनेगी। और देखें जब स्टेबिलिटी करते हैं ना, तो हमें जो है ना जो है जैसे हमारे पास सिलेंडर रॉड है, मतलब सारे मसल्स को हमें कंसिडर करना होता है। जैसे ये रॉड है ना, ये हमारे पास एक सिलेंडर रॉड है, सिलेंडर रॉड है। सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आगे। ये एल डिस्टेंस है, ये के इसकी जो है स्टिफनेस कांस्टेंट है, और ये डैम्पिंग कांस्टेंट है। अब जब ये रोटेट करके आगे तक चले जाएगा ना, अब डिस्क के लिए हम लोग जो है ना मोमेंट की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब जब हमें जो है इक्विवेलेंट, मतलब जे इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब जे डिस्क चाहिए, डिस्क की जो इक्विवेलेंट होगी मास इन रोटेशन।
तो हम काइनेटिक एनर्जी, जब भी हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए होता है ना, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी हमें इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट चाहिए होता है तब भी हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर जे ऑफ डिस्क चाहिए, तो हम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 जे डिस्क थीटा डबल डॉट का स्क्वायर, क्योंकि ये एंगुलर मोशन करेगा, सही है, जितना थीटा ये एंगल आएगा तो उतनी दफ़ा ये आगे चले जाएगा थीटा डबल डॉट, उनके वेलोसिटी है। और इसी तरह अब ये मास जो है ना, ये डिस्क जो है दो मूवमेंट करेगा, एक तो उसका मास भी है, यानी जो कि जो हमारा लीनियर मोशन होगा ना उसको हम एम से मल्टीप्लाई कराएंगे मास को, और जो हमारा रोटेशनल मोशन होगा ना उसको हम जे नॉट से मल्टीप्लाई कराएंगे। जे नॉट के अंदर क्या होगा, जे नॉट 1/2 ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट। अब ये देखें एम एक्स का, वैसे तो हमारा क्या था, एम इंटू एक्स डबल डॉट का स्क्वायर था, सही है, एम इंटू एक्स डबल डॉट का स्क्वायर था। तो एक्स डबल डॉट किसका बराबर है एल इंटू थीटा डबल डॉट, ठीक है। और ये एंगुलर मोशन ही है, सही है, एंगुलर मोशन ही है। तो ये हमारा जो है जे नॉट थीटा डबल डॉट के स्क्वायर के बराबर हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ 1/2 भी आएगा, ठीक है, यहाँ 1/2 आएगा। तो जो उसकी रोटेशनल मोशन थी, उसकी जो है रोटेशनल वेलोसिटी क्या होगी, थीटा डबल डॉट का स्क्वायर ना, 1/2 कॉमन निकाल के हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो जे ऑफ डिस्क हमें मिल गया किसके बराबर है, एम एल स्क्वायर प्लस जे नॉट के, ठीक है। अब देखें फॉर रॉड, अब फॉर रॉड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फॉर रॉड की क्या कैलकुलेशन है, यहाँ पर रॉड है सिलेंडर रॉड, सही है। सिलेंडर रॉड के क्या होता है सीन, ये देखें, सिलेंडर रॉड का जो है ना, दो दो मूवमेंट है। सिलेंडर रॉड जो है ना हमारी रोटेशनल मूवमेंट भी कर रही है, और जो है ना हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट भी कर रही होगी। सिलेंडर रॉड का ना दो कंडीशन, इसकी ना दो केसेस होंगे, मतलब मैं बताता हूँ, एक मिनट देखें। और अब हम वही केस कर रहे हैं रॉड के लिए ना, तो रॉड का हमें जे इक्विवेलेंट निकालना है, यानी मास इक्विवेलेंट। असल में हम लोग जे निकाल इस वजह से कि हमने जो है इस पूरे सिस्टम को रोटेशनल मूवमेंट दी है, सही है। तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, सही है, यहाँ 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी 1/2 आएगा। तो 1/2 ये हमने कैसे किया सॉल्व, देखिए यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम तो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर रॉड का जे है, एक्स वेलोसिटी क्या है, थीटा डॉट का स्क्वायर, सही है। और इसी तरह मास इंटू एक्स डबल डॉट अपॉन 2, ये कैसे आया, यहाँ पर आएगा, ये देखो, अगर ये पूरी एक्स डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x/2, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी के थ्रू, सही है। यहाँ पे x की जगह हमने x थीटा, x जो है ना वहाँ पास एक्स डबल डॉट अपॉन 2 है, मतलब वेलोसिटी जो है, और j जो है ना सिलेंडर रॉड का होता है 1/2 ml स्क्वायर, सही है, j होता है वहाँ पर 1/2 ml स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया 1/12 ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट का स्क्वायर। हमने कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर हमने अरेंजमेंट करी है, और सिंप्लीफाई करके, यानी थीटा डबल डॉट कॉमा सब में कैंसिल करके यहाँ इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ बस ये बन गया रॉड का, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस जो है ना मोमेंट की क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि हमारे पास जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाए, ताकि हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकें इसकी। तो दो फोर्सेस की वजह से मूवमेंट क्रिएट होगी, एक एम जी, एक इस एम जी की वजह से होगी, और इस स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स की वजह से भी क्रिएट होगी। ये देखा क्या है, पहली क्या है, क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, सही है। अब देखें कैपिटल एम जो है ना, कैपिटल एम, क्योंकि अब हमें दो एम आ गए हैं, तो ये कैपिटल एम जो है ना वो डिस्क के लिए डिसाइडेड है, और स्मॉल एम जो है ना वो रॉड के लिए डिसाइडेड है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, सही है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
क्योंकि यहाँ मोमेंट की क्वेश्चन कैसे बनेगी, मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू जे नॉट थीटा डबल डबल डॉट होता है। तो जे नॉट जो है ना वहाँ पर दो जे की वजह से आएगा, एक जे ऑफ डिस्क और जे और रॉड, तो जे रॉड प्लस जे डिस्क। ठीक है, जे रॉड और जे डिस्क की जो है ना हम वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, जो एम एल स्क्वायर जे नॉट है यहाँ पर आगे तो पुट करेंगे। अब हम मोमेंट बनाते हैं, सही है। एक क्या है, एक इसकी वजह से है एम जी, इस तरह ना, एक इस फोर्स की वजह से है। पहले क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म क्या है, एल साइन थीटा, तो एम जी एल साइन थीटा। फिर एक क्या होगी, एम जी एल बाई टू साइन थीटा। फिर एक इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से होगी, क्योंकि ये उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, और डैम्पर डैम्पर भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्या होगा, के एक्स एल कॉस थीटा, क्योंकि हमें जो है ना ये वाली लेंथ चाहिए होगी, मतलब ये वाली लेंथ चाहिए होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी ये हाइपोटेनस एल है, सही है। तो ये हो गया एल कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह डैम्पर के लिए भी वही वाला होगा जो एल कॉस थीटा है। तो ये इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। इसके अंदर हम जे डिस्क और जे ऑफ क्या कहते हैं रॉड पुट कराएंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है ना हमारी चीज बन जाएगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर ना एक्स आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है एक्स डबल एक्स नॉट एक्स डॉट। अब ये कैसे निकलेगा, हमें पता है एक्स इज इक्वल टू एल थीटा है, तो एक्स डॉट किसके बराबर होगा, एल थीटा डॉट के, सही है। तो एक्स और एक्स डॉट की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एल थीटा और एल थीटा डॉट। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास जो है ना एक फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रेडी हो गई। अब हमें अगर इस इक्वेशन को कोई बोले कि मास इक्विवेलेंट बता दो, तो मास इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, कि हम थीटा डबल डॉट का जो कोफिशिएंट होगा जे नॉट, ये हमारा मास इक्विवेलेंट है, सही है। फिर उसके बाद थीटा डॉट, थीटा डॉट क्या हमारे पास सी एल स्क्वायर, क्या कोफिशिएंट थीटा डॉट का कोफिशिएंट, तो ये क्या है सी इक्विवेलेंट का कोफिशिएंट है, और ये पूरी चीज जो है ना हमारे पास के इक्विवेलेंट है। तो हमें बताया है कि जब क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है ना हमारे पास S12 की इक्वेशन ये बनती है। अब जब मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, कि सारे के सारे जो है ना पॉजिटिव होने चाहिए कॉन्स्टेंट्स। तो ये वाली तो पॉजिटिव ही है, सी एल स्क्वायर ही पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये कब पॉजिटिव होगा, जब के एल स्क्वायर बड़ा हो जाए इन दोनों चीज़ों से, यानी इन दोनों चीज़ों के समीशन से। तो ये स्टेबिलिटी का रूल हो गया, सही है। सारे साइन पॉजिटिव होने चाहिए। मार्जिनली स्टेबल के लिए क्या होगा, कि हमारे पास जो है सी एल स्क्वायर ना हो, यानी सी की वैल्यू जीरो हो जाए। नो डैम्पिंग केस हमारे पास मार्जिनली स्टेबल होता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जब हम सी इक्विवेलेंट हटा देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और सी इक्विवेलेंट के यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो सिस्टम के सिर्फ इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स के अंदर हमारे पास मार्जिनली स्टेबल होता है। तो अनडैम्प्ड रूट्स ओनली बी इमेजिनरी एंड सिस्टम विल बिकेम मार्जिनली स्टेबल, सही है। ये एक सवाल हो गया हमारे पास। तो जे नॉट जो है ना वो हमारा ये है जे नॉट, ठीक है। अब हम ये वाला सवाल देखते हैं जिसके अंदर हमें जो है ना रूट्स दिए हुए थे, और उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी थी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग रेशो, और यानी जीटा की वैल्यू और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बतानी थी हमें, डैम्प्ड वाली और नेचुरल दोनों। तो हमें पता है हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं अपना इक्वेशंस। तो एस स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक बेसिक इक्वेशन है, समेशन ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा की वैल्यू एक हम ले लेंगे माइनस वाली या प्लस वाली, कुछ भी ले लेंगे। बीटा की वैल्यू भी हम इसमें से डिसाइड कर लेंगे, -4 -5 आयोटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल ली, कुछ भी नहीं किया, यहाँ के अंदर पुट कराया, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रेडी हो गई। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमें एम इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट दे देगी। याद रखना है ओमेगा एन इस फॉर्मूले से निकल जाता है, अंडर रूट के अपॉन एम, के की जगह के, एम की जगह एम पुट किया, ओमेगा एन की वैल्यू आ गई। इसी तरह सी सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2m ओमेगा एन, तो एम पता है, ओमेगा एन मालूम है, सी सी की वैल्यू आ गई, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। जीटा की वैल्यू क्या होती है, रेशियो होता है सी ओवर सी सी, यानी 8 ओवर दिस नंबर, जो हमारा M2 ओमेगा एन से आएगा। तो ये हमारा 0.824 हो गया, यानी अंडर डैम्प केस है। ओमेगा डी की वैल्यू फॉर्मूला होता है रूट वन माइनस जीटा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन। जीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, ओमेगा एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ओमेगा डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं।